नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आप सभी का मित्र अंकेश फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने अपना अगला वीडियो लेके, जो कि बेस्ड है अभी जो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है उस पे। तो हम इसमें जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश में इस तरह का तख्तापलट अचानक से कैसे हो गया, किसने किया, कैसे हुआ और इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, इसका जो इम्पैक्ट है वो भारत पे क्या पड़ेगा और जो पड़ोसी देश हैं वहां पे अभी कैसी स्थिति बनी हुई है, हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे अभी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बांग्लादेश की जो अभी की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जो जनवरी में वहां पे जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो वहां की जो मेन विपक्षी पार्टियां हैं बीएनपी और जमाते इस्लामी, तो जो बीएनपी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी, इन दोनों ने वहां की जो इलेक्शंस हुए थे उसको इन्होंने बॉयकॉट किया था। अब बॉयकॉट करने का मुख्य कारण क्या था ये तो अभी स्पष्ट नहीं है, पर शायद ये हो सकता है कि उन्हें अपने हार का डर सता रहा हो या उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो हम हार जाएंगे, तो उन्होंने इसको बायकॉट कर दिया। फिर भी वहां पे जो अभी जो रूलिंग शेख हसीना थी उनकी पार्टी, जब वहां पे इलेक्शन हुए तो वो बहुत ही बड़ी मेजोरिटी के साथ वो जीत के आई और उन्होंने फिर से अपना पद संभाला। और आप लोगों की जानकारी के लिए भी ये बता दूं कि जो शेख हसीना है वो वहां की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है और एक तरह से देखा जाए तो वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी कही जा सकती है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये खिताब उनके नाम पे है। अब जानते हैं कि आखिर वहां पे ऐसी स्थिति उत्पन्न कैसे हुई। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब जनवरी में शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बनी, तो वहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, उनके जो बेटे हैं तारिक रहमान, वो बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे और वो सारा पार्टी को हैंडल कर रहे थे। तो जैसे ही शेख हसीना वहां पे प्रधानमंत्री बनी, तो तारिक रहमान है, उन्होंने वहां पे इंडिया आउट का नारा दिया कि इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहां पे और इंडियंस के जो भी वहां पे काम चल रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स इंडिया के चल रहे हैं वो सबके खिलाफ थे वो, और उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि मालदीव्स में मिस्र जो वहां के भी जो तत्कालीन वहां के प्रेसिडेंट है उन्होंने दिया था, और उसके बाद से क्या स्थिति उत्पन्न हुई थी। और अभी वहां की जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वहां पे टूरिस्ट इंडिया से और इजराइल से उतने ज्यादा जा नहीं रहे। तो और जो मेजर पोर्शन अब जो वहां टूरिज्म था वो इंडिया और इजराइल और रशिया का ही होता है, पर छोड़िए ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, तो हम इसको अभी यहीं पर ध्यान देते हैं। उसके बाद से जब उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया, उसके बाद से जो भारत में की जो विपक्षी पार्टियां, आप जानते हैं कि वो फॉरेन लैंड पे जाके बोलते हैं कि हमें हेल्प कीजिए अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको आउट करने के लिए। तो ऐसा ही प्रपोजल लेके वो कहा जाता है कि वो अमेरिका के पास गए या चाइना के पास गए, क्योंकि जो वहां की ऑपोजिशन पार्टी वो प्रो अमेरिका और प्रो चाइना दोनों है, और खास करके उन्हें चाइना में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। तो वो उनके पास गए और उनसे सहायता मांगी शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाने के लिए। उसके बाद से वहां पे एक प्लान बना कि वहां पे एक जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें 30% का रिजर्वेशन होता है, जो 1971 में बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो वहां पे जो वहां के वेटरन्स थे, जो उन्होंने जो अपनी आहुति दी थी बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, उनकी फैमिली मेंबर्स को 30% का आरक्षण होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये जो स्टूडेंट विंग्स थे विपक्षी पार्टियों के, खास करके जमाते इस्लामी और बीएनपी के, उन्होंने इसको लेके एक प्रोटेस्ट शुरू किया कि इसको खत्म किया जाए, जो रिजर्वेशन है खत्म किया जाए, और इसमें जो ये शेख हसीना है उनकी पार्टी के लोगों को ही उस रिजर्वेशन के थ्रू जॉब दिया जाता है और उनके पार्टी के लोगों को अच्छे जगहों पे बिठाया जाता है, ये उनका आरोप था। तो आरोप जब उन्होंने लगाया और जब इस तरह के उग्र प्रदर्शन होने लगे, तो ये केस जो था सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो इस तरीके से था, 93% लोगों को लिए उन्होंने बोला कि ये जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में जो सिलेक्शंस होंगे वो मेरिट की बेसिस पे होंगे 93% लोगों के लिए। 5% जो होगा वो वेटरन्स के जो अगली पीढ़ी है उसके लिए जरूर रहेंगे, और 2% जो है वो रहेंगे माइनॉरिटीज के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, प्लस वहां के जो डिसेबल्ड यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। ये फैसला आने के बाद तक तो कुछ शांति बनी रही, लेकिन उनका तो मुद्दा कुछ और था, वो नहीं चाहते थे, उनका ये तो था ही नहीं मुद्दा जो स्टूडेंट्स का था वो उनका मुद्दा था ही नहीं, तो वो तो कुछ और चाहते थे, उन्होंने किसी और चीज की तैयारी करी थी।
उसके बाद से उन्होंने इस मुद्दे को और उग्र किया, उन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया और अंततः कल आप लोगों ने देखा कि वहां पे जो स्थिति कैसी बन गई। जो अब इसमें जो स्टूडेंट विंग्स थे, इसमें जो रूलिंग पार्टी थी, उस पार्टी के जो स्टूडेंट विंग था वो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था। जो अपोजिशन के लोग थे वही थे, उनके स्टूडेंट विंग्स के जो लोग थे वही थे, और जो एनार्किस्ट होंगे और जो आतताई थे उन्होंने ही इस समय पार्टिसिपेट किया। और कल की स्थिति आपने देखी कि कितनी भयावह थी, और आज भी जो जिस तरह के क्लिपिंग्स और वीडियोस आ रहे हैं वो भी कितने भयावह हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जो आताताई थे, जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनके जो निवास स्थान है वहां पे चले गए, और वहां पे जो तालाब था वहां से मछलियां उन्होंने पकड़ ली। उसके बाद से जो बतख थे जो वहां पे पाले गए थे उनको लेके गए, बकरियां वहां से खोल ली। वो जो ये क्या कहते हैं शेख हसीना का जो बेड था उस पर जाके वो सो रहे थे। उसके बाद से वहां से जो लेडीज अंडर गारमेंट्स हैं उसको वो झुला झुला के दिखा रहे थे। वो देखना मतलब कि काफी क्या कहें निराशाजनक सीन था। अगर विपक्षी पार्टियों को इस तरह के आंदोलन करने थे तो बट ये लेडीज के जो अंडरगारमेंट्स थे उस तरह से नहीं दिखाने चाहिए थे पब्लिकली। और उसके बाद से आपने कई तरह के क्लिप्स देखी, और उसके बाद से क्या हुआ कि जो वहां पे हिंदूज हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था 47 में वहां पे 32% के आसपास थे। जब वहां पे बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ तो वहां पे 20% थे। अब जो हिंदूज माइनॉरिटीज हैं अब उनकी संख्या सिर्फ 8% रह गई है। यानी कि वहां पे 1.5 करोड़ लोग वहां पे हिंदू हैं, और उनके घरों पे अटैक होना शुरू हो गया। ये जो पार्टियां हैं जो मैंने जमात इस्लामी बताई, ये प्रो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, प्रो चाइना है। बीएनपी जो है, जो तारिक रहमान देख रहे हैं, वो भी प्रो चाइना है, प्रो पाकिस्तान है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 1971 वॉर में बांग्लादेश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी। वहां पे 30 लाख के आसपास जो बंगाली मुस्लिम्स थे उनको मार दिया। उसके बाद से आप सभी को पता है कि उसके बाद से भारत ने इंटरवीन किया और फिर बांग्लादेश को जाके वहां पे आजादी मिली। बट ये तो भाई हिस्ट्री की बात। बट उसके बाद से जो उन्होंने जिस तरह की हरकतें करी, और उसके बाद इन सब जब प्रक्रिया चल रही थी, सब जब चल रहा था, तो वहां की जो आर्मी है, आर्मी भी बांग्लादेश आर्मी है, वो भी शायद विपक्ष के साथ मिली हुई थी। क्योंकि जब कल परिणाम आए उसके बाद से विपक्ष जिस तरह से आर्मी ने जिस तरह से बर्ताव किया, उससे साफ झलका कि वो जो ऑपोजिशन पार्टीज और जो ऑपोजिशन में पार्टीज थी उनको ये आर्मी सपोर्ट कर रही थी। ये तो बात हो गई बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश के ऊपर इसका दुष्परिणाम क्या होगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश अभी जो ये क्या जो शेख हसीना है वो प्रो इंडिया थी, वो इंडिया को सपोर्ट करती थी। उन्होंने काफी सारे क्या कहते हैं जो रिफॉर्म्स थे वो बांग्लादेश में लेके आई। रिफॉर्म्स के बाद में वहां आपने देखा कि वहां पे बांग्लादेश जो था वो गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया। प्राइस में कोई भी कंट्री उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहा था, जिस तरह के क्वालिटीज और सस्ते कॉस्ट पे दे रहे थे। उनकी जो मैंने अभी इंडिया में भी देखा है, जारा में देखा है कि उनके प्रोडक्ट्स मेड इन बांग्लादेश यहाँ पे आते हुए मैंने देखे हैं, और क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। वहां पे इकोनॉमी सुधर रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुका था। तो जो वहां के कट्टरपंथी थे उससे ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी थे इनसे शेख हसीना से उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि ये उनकी सुनती नहीं थी। जो भी इस तरह के लोग होते थे उनको जेल में डाल देती थी। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने हमेशा देश को आगे रखा था, देश को आगे रख के वो काम करती थी, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चलो जो उनका शेख हसीना का होना था वो तो हो गया, वो इंडिया में आके असाइलम ले रही है, इंडिया में शरण उन्होंने लिया है। पर अब आगे जाके बांग्लादेश का होगा क्या? बांग्लादेश का होगा यही, वहां पे अब इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ था। आप सभी ने देखा श्रीलंका, मालदीव्स, इन जैसे कंट्रीज में। उसके बाद अफगानिस्तान की हालत अब देख ही रहे हैं, उसके बाद से पाकिस्तान की हालत अब देख रहे हैं, म्यांमार देख रहे हैं। म्यांमार में मिलिट्री रूल है, वो भी प्रो चाइना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलिट्री रूल इनडायरेक्टली प्रो चाइना। श्रीलंका वो जो गवर्नमेंट है वो भी चाइना से डरती है। 100% प्रो चाइना तो नहीं बोल सकते, लेकिन है, इम्पैक्ट तो उनका वहां पे भी है। बांग्लादेश प्रो चाइना गवर्नमेंट, प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो इंडिया के लिए जो अभी जियो पॉलिटिक्स है वो काफी चेंज हो जाएगा। इंडिया को इन सबको एक साथ में चाइना हो गया और बाकी के सारे देश हो गए, उनको साथ में मिलकर इंडिया को टैकल करना पड़ेगा और अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया को अपने बॉर्डर्स भी सुरक्षित रखने पड़ेंगे। अब बांग्लादेश में जब इसी स्थिति उत्पन्न हुई है, अब बांग्लादेश से क्या है, गरीबी और बढ़ेगी और वहां से इन्फ्लक्स जो है वहां का
जो पॉपुलेशन है, पॉवर्टी से जो लोग त्रस्त हैं, वो इंडिया की आने की कोशिश करेंगे। एक आंकड़े के अनुसार तो शायद 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं। अब उनका इन्फ्लक्स फिर से होगा, फिर से वो भारत की तरफ आएंगे, क्योंकि वहां पे रोजगारी की कमी हो जाएगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी। तो भारत के लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होगी। चलिए अभी तो NSA जो है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इन सब के बारे में मीटिंग्स कर रहे हैं। अब उसके बाद से जो हिंदुओं पे अटैक्स होने वहां पे शुरू हुए, आपने देखा, आप लोग पिक्चर्स में देख भी सकते हैं कि किस तरह से इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया, एक ही घर में 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस तरह की घटनाएं हर जगह से होती हैं। बांग्लादेश में जब भी कुछ होता है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सबसे पहला जो टारगेट होता है वो हिंदू कम्युनिटी होता है, हिंदुओं पे ही किया जाता है। उनके मंदिरों को तोड़ जाता है, जला दिया जाता है। कभी कभी तो इस निंदा के चक्कर में भी वहां पे जो लोग हैं उनको मार दिया जाता है। अभी एक ऐसी विजुअल आई थी जहां पे एक आदमी को लोग मारे जा रहे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो 1.5 करोड़ की जो वहां का पॉपुलेशन है बांग्लादेश का, उसमें से 50% दलित है। बट इंडिया में जो खुद को सेकुलर करते हैं, दलितों का मसीहा कहते हैं, अभी तक किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा उनके लिए। तो ये आप लोगों के विवेक और बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आखिर दलित विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं वो लोग। वो आप लोगों को तय करना है, इसमें मैं कुछ कहूंगा नहीं। और एक चीज और भी देखा मैंने कि जो इजराइल ने पैलेस्टाइन पे हमला किया था, उसके बाद से बॉलीवुड के जितने भी नचनिया हैं वो सारे सपोर्ट में खड़े हो गए थे फिलिस्तीन के और इजराइल के अगेंस्ट, और पोस्ट डाल रहे थे कि आपने देखा किस तरह के पोस्ट डाल रहे थे। तो पता नहीं वो प्रयोजित था या वो अपने मन से डाल रहे थे। बट इन भांडों को देखिए तो ये जब भी कभी हिंदुओं पे किसी भी कंट्री पे कहीं पे भी अटैक होता है और इस तरह की चीजें होती हैं तो कभी निकल के सपोर्ट में नहीं आते हैं। तो ये इनका एक क्या कहें, दोगलापन कह सकते हैं। ये है, वीडियो लंबी हो रही है, अगर हो सका तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और आप लोगों को वीडियो से कुछ वैल्यूज मिली तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और देखते हैं इस वीडियो को, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मैं इनकरेज होता हूं आगे और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो आप सभी से मेरा फिर से निवेदन है, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।